अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है डेस्मोइड ट्यूमर। डेस्मोइड ट्यूमर को हम अग्रेसिव फाइब्रोमाटोसिस भी बोलते हैं। ये एक कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है, कनेक्टिव टिश्यू का ट्यूमर है, जिसमें क्या होता है मायोफाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं आउट ऑफ कंट्रोल, जैसे कि कैंसर में होता है, जिसकी वजह से ट्यूमर लाइक एक मैस बन जाता है। ये बिल्कुल सेम टू सेम जो है फाइब्रोसार्कोमा की जैसा होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जो फाइब्रोसार्कोमा होता है वो मेटास्टाइज होता है, जबकि जो ये डेस्मोइड ट्यूमर है वो मेटास्टाइज नहीं होते। ये क्लासिकल डिफरेंस है इन दोनों में। अदरवाइज इसको भी इसके ओरिजिन की वजह से हम क्लासिफाइड करते हैं एज आ सार्कोमा। सार्कोमाज में हम इसको क्लासिफाइड करते हैं, और ये एक रेयर ट्यूमर होता है, और इसके अंदर प्राइमरली जो इफेक्ट होता है वो यंग पीपल होते हैं, अराउंड द एज ऑफ 10 to 40 होते हैं। ओल्ड पीपल इसके अंदर, एडल्ट के जो ओल्ड एडल्ट होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते। इसके अलावा फीमेल टू मेल रेशो इसकी ज़्यादा होती है, मतलब कॉमनली फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। अब इसके बाद अगर हम इसकी पैथोलॉजी की बात करें तो इसकी पैथोलॉजी अभी करंटली अननोन है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि ये स्पॉन्टेनियसली होता है। और इसके अलावा इसकी एसोसिएशंस देखी हैं, रिस्क फैक्टर्स देखे हैं। एक तो एस्ट्रोजन रिलेटेड होता है, और दूसरा ऑन स्कार्स, पोस्ट ऑपरेटिवली सर्जरी के बाद जो स्कार्स होते हैं वहां से ही ओरिजिनेट करता है। इसके अलावा इसकी हमें रिस्क फैक्टर एक पता है, वो है फेमिलियर एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। इसमें क्या होता है कि इसमें 3.5 to 30% पीपल के अंदर क्या होता है, एक वेरिएंट जीन पाई जाती है। वेरिएंट जीन किस चीज़ की? एडीपी जीन की वेरिएंट पाई जाती है, मतलब एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई जीन की इसके अंदर वेरिएंट पाई जाएगी। ये जीन नॉर्मली क्या करती है, ट्यूमर्स को सप्रेस करती है, लेकिन अगर ये वेरिएंट होगी, ये फंक्शनल नहीं होगी, तो जिसकी वजह से जो सेल डिवीजन होगी, जो ट्यूमर सप्रेशन होगा वो नहीं हो पाएगा। सेल डिवीजन अनकंट्रोल होगी, उसकी वजह से पॉलिप्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम फेमिलियर एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कहते हैं। लेकिन अगर इसको इन पॉलिप्स को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो ये फर्दर ट्यूमर्स में, स्पेसिफिकली हमें किसके अंदर, हमारी डेस्मोइड ट्यूमर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद अगर इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो कॉमनली साइन एंड सिम्टम जो होता है वो डिपेंड करता है एज के ऊपर, लाइक यंगर में ज़्यादा होता है। इसके अलावा ट्यूमर की लोकेशन पे और ट्यूमर के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जो मोस्ट कॉमनली सिम्टम आता है वो क्या होता है, एक मैस बन जाता है, या क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, जो फील करने पे, सेंसेशन पे पेनलेस होती है। स्टार्टिंग में ये पेनलेस होती है, लेकिन जैसे जैसे ये ट्यूमर प्रोग्रेस करता जाता है वो क्या करता है, अपनी जो अंडरलाइंग जो नर्व्स होंगी उनको कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से ये पेनफुल हो सकता है। इसके अलावा क्या होगा, इसकी वजह से हमारी जो आर्म्स हैं और लेग्स हैं, इसकी जो मूवमेंट होगी वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, और इसके अलावा हमें वहाँ पर क्रोनिक लिम्पिंग भी मिलेगी। तो ये कॉमन सिम्टम्स आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके बाउल एरिया की बात की जाए, जहाँ पर कॉमनली ट्यूमर पाया जाता है, तो वहाँ पर हमें पेशेंट को अब्डोमिनल पेन मिलेगी। इसके अलावा बाउल मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन या कंप्लीट ब्लॉकेज भी मिल सकती है। मीन्स पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट आर्म से लिम्स की मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन होगी। इसके अलावा अब्डोमिनल एरिया की कॉम्प्लिकेशन होगी, पेन या बाउल मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन होगी। उसके अलावा पेशेंट की बॉडी पर हमें स्वेलिंग्स या मैस जो मिलेगा, जो स्टार्टिंग में पेशेंट बताएगा पेनलेस है, और उसके बाद फ्यूचर में वो एज अ डिजीज प्रोग्रेस वो पेनफुल होना शुरू हो गया। अब इसके बाद अगर इसकी डायग्नोसिस की बात की जाएगा तो डायग्नोस हम इसकी मेडिकल इमेजिंग की बेस पे करते हैं, मतलब हम इस पेशेंट की अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड पे। इसके बाद सिटी स्कैन, कंट्रास्ट जो होता है वो मोर एक्यूरेट होता है, और उसके अलावा MRI करवाते हैं, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जिसकी बेस पे हम अपने डायग्नोसिस बनाते हैं। लेकिन इसके अलावा ट्यूमर की अपीयरेंस जो होती है वो क्या होती है, यूजुअली ये सर्कमस्क्राइब होमोजीनियस होता है, विद प्रोजेक्शन होती हैं या टेल्स होती हैं, मतलब हमें इन MRI की इमेजिंग के अंदर इसकी ऐसी इमेजिंग मिलेगी। प्लस इसके अलावा क्या होगा, ये इरेगुलर होता है और वेल डिफाइंड नहीं होता, मतलब इल डिफाइंड होता है। अपनी डायग्नोसिस को कंफर्म करवाने के लिए क्या करते हैं, हम उस मैस की सैंपल बायोप्सी लेके बायोप्सी को अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं। तो मोस्ट एक्यूरेट और कंफर्मेटरी टेस्ट इसकी बायोप्सी होती है। बायोप्सी के सैंपल के अंदर हम टिश्यू के अंदर क्या मिलेगा, हाई लेवल ऑफ मायोफाइब्रोब्लास्ट मिलेगा, जिसका ये ट्यूमर है। अब उन्हीं मायोफाइब्रोब्लास्ट की अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर हमें एक प्रोटीन मिलती है, बीटा कैटेनिन प्रोटीन। और ये बीटा कैटेनिन प्रोटीन सिर्फ तभी पैदा होती है जब ये एडीपी जो जीन होगी इसका वेरिएंट उस पेशेंट की बॉडी के अंदर पाया जाएगा। मतलब एडीपी वेरिएंट जीन के अंदर ही बीटा कैटेनिन प्रोटीन पैदा होगी, जो कि
मायोफाइब्रोब्लास्ट के अंदर पाया जाएगा और मायोफाइब्रोब्लास्ट का लेवल भी एलिवेटेड मिलेगा इन बायोप्सी। प्लस इसके अलावा इन्हीं मायोफाइब्रोब्लास्ट सेल्स के अंदर हमें एंटीबॉडीज मिलेगी। वो एंटीबॉडीज कौन कौन सी हैं? स्मूथ मसल एक्टिन, डेस्मिन और किट। अगर इसके बाद हम इसके ट्यूमर के ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है इसके सिग्निफिकेंस सिम्टम्स के ऊपर और इसके अलावा इसके साइज पे, लोकेशन ऑफ ट्यूमर पे और इसके अलावा पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर सिग्निफिकेंट सिम्टम्स नहीं आ रहे, बस पेशेंट को क्या हो रहा है कि इसके अंदर कॉमनली जो इसका ट्यूमर है, मैस है, वो इसके नर्व्स को सप्रेस नहीं कर रहा है, तो हमने क्या करना है? जस्ट वेट एंड वॉच। और उसके अलावा जो 1/3 ऐसे पर्सन होते हैं उनके अंदर स्पॉन्टेनियसली रिग्रेशन होती है, इस डिजीज़ की हो जाती है। लेकिन अगर स्पॉन्टेनियस सिम्टम्स आ रहे हैं, लाइक अब्डोमिनल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर क्या करना है? फिर पेशेंट का हम जो फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट करते होते थे वो था सर्जिकल रिमूवल। लेकिन सर्जिकल रिमूवल के बाद भी 1/5% के अंदर जो ट्यूमर होता है वो रिकरेंट होता है और वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर उसको रिमूव करना, ट्रीट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास कीमोथेरेपी पाई जाती है, कीमोथेरेपी कर सकते हैं। कीमोथेरेपी में भी हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? टारगेटेड ऑरल ड्रग्स के साथ स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर सोराफेनिडिप पाया जाता है, पेज़ोपेनिप पाया जाता है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर टारगेटेड एज अ टारगेटेड ड्रग ट्रीटमेंट के तौर पर। लेकिन अगर ये भी इनफेक्टिव हो तो इसके साथ हम एडिशनली क्या करते हैं? साइटोटॉक्सिक आईवी कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम डॉक्सोरोबिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मेथोट्रेक्सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा हम अगर सर्जरी को अवॉइड करना है कीमोथेरेपी के साथ, हम रेडियोथेरेपी भी ऐड कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम सम टाइम क्या करते हैं? पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट के सिम्टम्स को सिम्टोमेटिकली ट्रीट करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी प्लस, क्योंकि हमने इसका जो रिलेशन देखा था एस्ट्रोजन के साथ, तो एंटी हार्मोनल ड्रग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते।